बात है सन 1774 की। फ्रांस में लुई 16 नाम का एक राजा रहा करता था। जहां आजकल के बच्चे यूट्यूब इंस्टाग्राम में लगे रहते हैं, वही ये भाई साहब केवल 20 साल की उम्र में राजा बन गए थे। और यही नहीं, इनकी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी के साथ शादी भी हो चुकी थी। लुई 16 राजाओं की बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था और ये वर्सेल्स नाम के एक महल में रहा करता था। अब राजा बनने के बाद लुई 16 बहुत खुश। उसने सोचा अब सारी संपत्ति का वो अकेला मालिक। उसने सोचा चलो आज जाके अपना खजाना देखते हैं। उसने जैसे ही खजाने का संदूक खोला तो देखा वो तो बिल्कुल खाली था। खाली संदूक देख के राजा परेशान हो गया। उसने अपने महामंत्री को बुलाया और कहा, महामंत्री हमारा खजाना कहाँ गया? ये संदूक तो बिल्कुल खाली है। महामंत्री ने कहा, खजाना? कौन सा खजाना? कैसा खजाना? सारा पैसा तो आपके इस बड़े महल को संभालने में लग जाता है। ऊपर से हमने दूसरों के खड्डों में टांग अड़ा रखी है। वो जो हमने 13 अमेरिकन कॉलोनी को आज़ाद कराने के लिए वॉर में पैसा खर्च किया, उससे हमारे ऊपर 2 बिलियन लीवर से भी ज़्यादा का कर्ज चढ़ गया है। ऊपर से लेनदारों ने जो हमें कर्ज दिया उस पर अब वो 10% इंटरेस्ट चार्ज करने लगे हैं, जिसकी वजह से अब हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। आपकी सेना को चलाने के लिए, आपकी यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसेस को चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। वो कहाँ से आएगा? राजा ने कहा, अगर हमें इंटरेस्ट की वजह से ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है तो हम ज़्यादा टैक्स लगाकर अपनी प्रजा से ज़्यादा पैसा वसूल कर सकते हैं। महामंत्री ने कहा, वो भी करके देख लिया महाराज, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। आमदनी 98, खर्चा रुपया। जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया था, वैसे ही 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी को भी 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था। पहली स्टेट में आते थे क्लर्जी, जैसे मंदिर में पुरोहित होते हैं वैसे ही चर्च में क्लर्जी होते हैं। दूसरी स्टेट्स में आते थे नोबल्स, ये लोग रिच और अपर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते थे। और तीसरी स्टेट में आते थे स्मॉल पेजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स, आर्टिसंस, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एटसेट्रा। पेजेंट्स एग्रीकल्चर लेबरर्स होते थे जो कि एक छोटी सी जमीन पर अनाज उगाकर अपना गुजर बसर करते थे। पेजेंट्स की पॉपुलेशन पूरे फ्रेंच पॉपुलेशन की 90% थी, लेकिन अधिकतर पेजेंट्स के पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती थी। 60% लैंड चर्च और नोबल के पास होती थी। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के मेंबर्स को जन्म से ही कुछ प्रिविलेजेस मिलती थी और उन्हें टैक्स देने की भी कोई जरूरत नहीं होती थी। सारा टैक्स बेचारे थर्ड स्टेट के लोगों को देने पड़ता था। इसके अलावा नोबल्स पेजेंट से कंपलसरी पेमेंट्स, जिसे फ्यूडल ड्यूज कहा जाता था, वो कलेक्ट किया करते थे। पेजेंट्स को नोबल के घर पर और खेतों में काम करना पड़ता था। उन्हें आर्मी में सर्व करना पड़ता था और यहाँ तक कि उन्हें रोड बनाने में भी काम करना पड़ता था। चर्च ने भी पेजेंट्स को कोई कम एक्सप्लॉइट नहीं किया। चर्च पेजेंट से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 1/10 शेयर लिया करती थी, जिसे तिथि कहा जाता था। यानी जितना भी अनाज पेजेंट्स उगाते थे उसका 10% उन्हें चर्च को देना पड़ता था। साथ ही पेजेंट्स को राजा के द्वारा आर्टिकल्स पर लगे इनडायरेक्ट टैक्स को भी देना पड़ता था और साथ ही एक डायरेक्ट टैक्स जिसे टेली कहा जाता था वो भी देना पड़ता था। फ्रांस की पॉपुलेशन 1715 से लेकर 1789 के बीच 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई। ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से लोग ज़्यादा खाना ठूसने लगे, जिससे कि फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई, पर प्रोडक्शन उतनी नहीं बढ़ पाई। इस वजह से चीज़ों के दाम काफ़ी बढ़ गए। ब्रेड जो कि अधिकतर लोग रोज़ाना खाते थे, उस ब्रेड के दाम भी काफ़ी बढ़ गए। चीज़ों के दाम तो बढ़ गए, लेकिन कारखाने में मजदूरी करने वाले लोगों की सैलरी या वेजेस नहीं बढ़ी। इस वजह से अमीर और अमीर हो गया और गरीब और गरीब। इन सब के चलते लोगों की बेसिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं होने लगी। लोगों का गुजारा करना मुश्किल हो गया। ऐसे हालात को हम कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस, जो कि फ्रांस में अक्सर हुआ करता था। अब सबसिस्टेंस क्राइसिस होता कैसे था? देखो, शुरुआत होती थी बैड हार्वेस्ट से। सूखा पड़ने की वजह से फसल अच्छी नहीं होती थी। फसल अच्छी नहीं होगी तो फूड ग्रेन्स की कमी होगी। फूड ग्रेन्स की कमी होगी तो फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो गरीब आदमी फूड ग्रेन्स खरीद नहीं पाएगा, और जब गरीब आदमी को खाने के लिए नहीं मिलेगा तो फूड राइट्स होंगे, दंगे हो जाएंगे खाने को लेकर। दंगे होंगे तो लोग मरेंगे, लोग मरेंगे तो उनकी लाशें सड़ेंगी, जिससे कि एपिडेमिक्स यानी महामारी होने का चांस होगा, जिससे कि और लोग मरेंगे। साथ ही खाना ना मिलने पर शरीर कमज़ोर हो जाएगा, जिससे और मौतें होंगी।
पेजेंट्स और वर्कर्स ने टैक्स और फूड ग्रेन्स की कमी के खिलाफ पहले भी कई बार रिवोल्ट किया था, लेकिन वो रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं हुए। 18वीं सेंचुरी में सोसाइटी में एक नया ग्रुप बना जिसे बोला गया मिडिल क्लास। इन लोगों ने अपने बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग या अपने प्रोफेशन से पैसा कमाया। ये लोग पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को बाय बर्थ कोई भी प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए। इनका मानना था कि किसी व्यक्ति का सोशल स्टेटस उसकी काबिलियत पर निर्भर करना चाहिए, ना कि इस पर कि वो किस परिवार में जन्मा है। जॉन लॉक एंड जॉन जैक्यूस रूसो, ये ऐसे दो नाम हैं जो एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहां पर आज़ादी और सबके लिए इक्वल लॉज और अपॉर्चुनिटी हो। जॉन लॉक ने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट नाम की किताब लिखी। जॉन लॉक ने डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क को मानने से मना कर दिया। रूसो ने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इसलिए वोट देते हैं ताकि रिप्रेजेंटेटिव उनकी भलाई के लिए कुछ कर सके। एक तीसरे फिलोसोफर भी थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क। मॉन्टेस्क ने इन द स्पिरिट ऑफ लॉ नाम की एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट की पावर को 3 भागों में डिवाइड करने की बात कही। यह 3 भाग थे द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ये डिवीजन ऑफ पावर यूएस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट से इंस्पायर्ड था और हमारे इंडिया में भी ये मॉडल फॉलो होता है। इसी बीच लुई 16 ने और टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया जिससे कि जनता के मन में गुस्सा और बढ़ गया। कहने को तो लुई 16 राजा था, लेकिन उसके पास अकेले टैक्स इंपोज करने की पावर नहीं थी। उसको टैक्स इंपोज करने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी और वो स्टेट जनरल फिर एक प्रपोजल पास करती थी नए टैक्स के लिए। स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें 3 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूडेड थे। स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाने की पावर सिर्फ और सिर्फ लुई 16 यानी राजा को थी। मई 5, 1979 को लुई 16 ने स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलाई ताकि नए टैक्स का प्रपोजल पास किया जा सके। फर्स्ट और सेकंड स्टेट से 300 लोग आए, लेकिन थर्ड स्टेट से 600 मेंबर्स आए। 2 स्टेट के मेंबर्स को आगे सीट्स पर बिठाया गया, वहीं थर्ड स्टेट के मेंबर्स को पीछे खड़ा किया गया। थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स में मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स थे। पीजेंट्स, आर्टिसंस और औरतों को असेंबली में एंट्री नहीं दी गई। स्टेट जनरल में वोटिंग 1 स्टेट 1 वोट के हिसाब से होती थी, यानी एक स्टेट के जितने भी मेजॉरिटी मेंबर्स ने जो कहा उसको एक वोट माना जाएगा। राजा चाहता था कि ये प्रैक्टिस चलती रहे, लेकिन थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स को ये मंजूर नहीं था। वो चाहते थे कि हर मेंबर का एक वोट हो, ना कि हर स्टेट का। ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के हिसाब से था जो कि रूसो ने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। लेकिन राजा को ये प्रपोजल पसंद नहीं आया और उसने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। थर्ड स्टेट को राजा का ये फैसला मंजूर नहीं था और वह असेंबली से प्रोटेस्ट में वॉकआउट कर गए। इसके बाद थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स वर्सेल्स ग्राउंड के इंडोर टेनिस कोर्ट हॉल में इकट्ठा हुए, टेनिस खेलने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करने के लिए। सो दे डिक्लेयर देमसेल्व्स एज द नेशनल असेंबली और उन्होंने प्रण लिया कि वह तब तक वहां से नहीं हिलेंगे जब तक कि वह फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट ना कर लें, जिससे कि वो राजा की पावर्स को कम कर सके। नेशनल असेंबली को मिराबियू और एबेसियस ने लीड किया। मिराबियू एक नोबल फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन वे मानते थे कि फ्यूडल प्रिविलेजेस को ख़त्म कर देना चाहिए। मिराबियू ने एक जर्नल भी लिखा था और काफ़ी सारी पावरफुल स्पीचेस वर्सेल्स के मैदान में दी थी। एबेसियस ओरिजिनली एक प्रीस्ट थे जिन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा था जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। मिराबियू और एबेसियस फर्स्ट और सेकंड स्टेट से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई। इधर नेशनल असेंबली फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में बिजी थी, वहीं दूसरी तरफ बाकी का फ्रांस परेशानियों से गुजर रहा था। सर्दी के कारण फसल खराब हो गई थी, जिससे कि ब्रेड्स के प्राइसेस बढ़ गए थे। जो लोग बेकरी चलाते थे उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और ब्रेड का स्टॉक अपनी दुकान में छुपा लिया ताकि वो उसे महंगे दामों पर बेच सके। इस मैल प्रैक्टिस को कहते हैं होर्डिंग। लोगों को ब्रेड लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगा रहना पड़ा। कुछ गुस्साई औरतों ने हंगामा मचाया और दुकान में घुस गई।
14 जुलाई को लोग गुस्से में आकर बेस्टाइल, जो कि एक प्रिजन थी, उसके अंदर घुस गए और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी बीच गांव-गांव एक अफवाह फैल गई कि लॉर्ड्स ऑफ मैनर यानी नोबल्स ने बैंड ऑफ ब्रिगेड यानी कुछ डाकुओं को क्रॉप डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा है। इस खबर से पेजेंट्स के मन में डर का माहौल बन गया और इसी डर की वजह से पेजेंट्स ने कुछ एग्रीकल्चरल टूल्स जैसे कि होज एंड पिच फोक्स को अपने कब्जे में ले लिया और नोबल्स के रेजिडेंस और कैसल, जिसे शैट्यू कहा जाता है, उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। पेजेंट्स ने नोबल द्वारा छुपाए गए ग्रेन्स को लूट लिया और नोबल्स के पास जो मैनोरियल ड्यूज के कागजात थे उन्हें जला दिया। इस सब के चलते काफी सारे नोबल्स अपना घर छोड़कर भाग गए और आसपास के देशों में माइग्रेट कर गए। अब रिवोल्ट काफी आगे बढ़ गया था। मजबूरन लुई 16 को नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करना पड़ा और यह भी मानना पड़ा कि अब से उसकी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होंगी। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने एक डिक्री पास करी, यानी एक ऑर्डर पास किया, जिसमें कि फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस को एबॉलिश कर दिया गया। यानी अब किसी भी थर्ड स्टेट के व्यक्ति को फर्स्ट या सेकंड स्टेट के मेंबर्स को कोई भी टैक्स या फ्यूडल ड्यूज देने की कोई जरूरत नहीं थी। क्लर्जीज को भी अपनी प्रिविलेजेस को छोड़ना पड़ा। टिथिस को एबॉलिश कर दिया गया और जो चर्च के पास लैंड थी उसको जब्त कर लिया गया। इन सब की वजह से गवर्नमेंट के पास 2 बिलियन लिवर से भी ज्यादा के एसेट्स वापस आ गए। 1791 में नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कंप्लीट किया। इस ड्राफ्ट का मेन ऑब्जेक्ट था राजा की पावर को कम करना। अब ये पावर्स एक हाथ में ना होकर 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में सेपरेट हो गई थी, जो कि थे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था, यानी अब फ्रांस में राजा भी था और कॉन्स्टिट्यूशन भी था। आइए जानते हैं फ्रांस में वोटिंग और लॉज कैसे बनते थे। सबसे पहले फ्रांस के सिटीजन्स एक ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स के लिए वोट करते थे, लेकिन सारे सिटीजन्स को वोटिंग का अधिकार नहीं था। फ्रांस के सिटीजन्स को 2 भागों में बांटा गया था, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स में आते थे 25 वर्ष से ऊपर के पुरुष जो 3 दिन की लेबरर्स वेज जितना टैक्स पे करते थे। बाकी सारे पुरुष और सारी की सारी महिलाएं पैसिव सिटीजन्स होती थीं। सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को वोटिंग का अधिकार था। तो एक्टिव सिटीजन्स वोट करते थे ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स के लिए और ये ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स अपने ही ग्रुप में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करते थे जो जाते थे नेशनल असेंबली में। और नेशनल असेंबली में जाने के लिए उस पुरुष को हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स में होना जरूरी था। जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है प्रीएम्बल से, वैसे ही फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इस डिक्लेरेशन में राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ जैसे कुछ राइट्स दिए गए थे, जो कि नेचुरल और इनएलिनेबल राइट्स थे, यानी ऐसे राइट्स जिसको कोई भी नहीं छीन सकता था। और ये सरकार की ड्यूटी थी कि वह सिटीजन्स के इन राइट्स को प्रोटेक्ट करे। अब कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स को समझते हैं। देखो 18th सेंचुरी में फ्रांस में ज्यादातर लोग पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे, तो वो सिंबल्स के थ्रू अपने आइडियाज कम्युनिकेट करते थे। ऐसे ही कुछ सिंबल्स ला बार्बियर की पेंटिंग्स में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट सिंबल इज द ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन का मतलब है कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ के आजाद होना। इट स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। सेकेंड सिंबल इज बंडल ऑफ रॉड्स एंड फेसेस। इसका मतलब है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है। जैसे अगर एक सिंगल रॉड को तोड़ना हो तो वो आराम से टूट जाएगी, लेकिन रॉड के पूरे बंडल को तोड़ना हो तो बहुत मुश्किल होगा। अगला सिंबल है स्केप्टर। स्केप्टर बेसिकली एक रॉड होती है जो किंग और क्वीन डिफरेंट सेरेमनीज में कैरी करते हैं टू शो देयर पावर। सो दिस सिंबल इज द सिंबल ऑफ रॉयल पावर। नेक्स्ट सिंबल इज स्नेक बाइटिंग इट्स ओन टेल टू फॉर्म अ रिंग। जैसे किसी रिंग की ना कोई बिगिनिंग होती है ना एंड होता है, ऐसे ही दिस सिंबल डिपिक्ट्स एटर्निटी, समथिंग दैट गोज ऑन फॉर एवर एंड दैट डजंट एंड। नेक्स्ट सिंबल इज रेड फ्राइजियन कैप। This cap was worn by slave upon becoming free from slavery. Next symbol is blue, white, red.
ब्लू वाइट रेड शोज द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। अगर आप फ्रांस का फ्लैग भी देखोगे तो उसमें भी बस ये 3 कलर्स ही हैं। नेक्स्ट सिंबल इज द विंग्ड वुमन, यानी पंख वाली औरत। इसका मतलब होता था पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। जैसे हम इंडिया में देखते हैं ना कानून की देवी जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथ में तराजू होता है, ऐसे ही फ्रांस में विंग्ड वुमन रिप्रेजेंट्स द लॉ इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन। और लास्ट सिंबल है लॉ टैबलेट। इसका मतलब होता है कि द लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। अब लुई 16 ने मजबूरी में कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन तो कर दिया था, लेकिन वो सीक्रेटली किंग ऑफ प्रशिया के साथ जाके मिल गया। प्रशिया जर्मनी का पुराना नाम है। फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन आता देख आसपास के देश के राजाओं को भी चिंता होने लगी कि कहीं उनकी पावर भी ना छीन ली जाए, वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन ना आ जाए। तो इन सब राजाओं का प्लान था कि ये अपने सैनिक भेजेंगे फ्रांस में ताकि लुई 16 को उसकी पावर्स दोबारा मिल सके। लेकिन इससे पहले ऐसा कुछ होता, नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर इन अप्रैल 1792 अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। हजारों वॉलंटियर्स की भीड़ नेशनल असेंबली की आर्मी ज्वाइन करने के लिए उमड़ पड़ी, क्योंकि ये लड़ाई राजाओं और उनके अत्याचारों के खिलाफ थी। जैसे हमारे यहाँ वंदे मातरम गाया जाता है, वैसे ही फ्रांस में मर्सेल सिटी से आए वॉलंटियर्स ने एक पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया जिसका नाम था मार्सेलियेज। मैं इसे इंडियन स्टाइल में प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली इसकी फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट होगी। मार्सेलियेज फ्रांस का नेशनल एंथम बना और इसे रॉजर डे आयल नाम के पोएट ने कंपोज किया था। सेवनटीन 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी फ्रांस की जनता को लगता था कि रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अभी पॉलिटिकल राइट सिर्फ रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को दिए गए थे। जैसे कि मैंने बताया था, जो लोग 3 लेबर डे जितनी वेज कमाते थे उन्हीं को वोटिंग का अधिकार था। साथ ही नेशनल असेंबली में भी हायर टैक्स ब्रैकेट के लोग इलेक्ट किए जाते थे। तो अभी भी पावर रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के हाथ में थी। इसी बीच गवर्नमेंट की पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए कई सारे क्लब्स बनने शुरू हो गए। इनमें से सबसे पॉपुलर क्लब था जैकोबिन्स क्लब। जैकोबिन्स का नाम फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोबिन इन पेरिस के नाम पर पड़ा था। महिलाओं ने भी अपने क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। जैकोबिन क्लब के मेंबर्स लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे, जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर्स आदि। जैकोबिन्स क्लब के लीडर का नाम था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। जैकोबिन्स क्लब के मेंबर्स लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर पहना करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने आप को उन नोबल से अलग दिखाना चाहते थे जो कि नी ब्रीचेस पहनते थे। इन जैकोबिन्स को सेंस क्यूलॉट्स के नाम से भी जाना जाता था, जिसका मतलब था दोज विदाउट नी ब्रीचेस। सेंस क्यूलॉट्स कुछ रेड कैप पहना करते थे जो कि लिबर्टी का प्रतीक था, लेकिन महिलाओं को रेड कैप पहना अलाउड नहीं था। अब फ्रांस काफी समय से शॉर्ट सप्लाईज और हाई प्राइसेस की मार झेल रहा था, तो जैकोबिन्स ने इंसरेक्शन प्लान किया। इंसरेक्शन का मतलब होता है रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो 10 अगस्त को पेरिस के गुस्साए लोग ट्यूरिस्ट नाम के पैलेस में घुस गए। उन्होंने किंग के गार्ड्स को मार दिया और किंग को बंदी बना लिया। बाद में नेशनल असेंबली ने भी किंग और उसकी फैमिली को जेल में डालने के लिए वोट किया। इसके बाद से ऑल मेन अबव 21 ईयर्स ऑफ एज गॉट द राइट टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेल्थ दे ओन। एक नई असेंबली फॉर्म होती है जिसे कहा जाता है कन्वेंशन। ऑन सितंबर 21, 1792 कन्वेंशन मोनार्की को पूरी तरह से अबॉलिश कर देती है और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर देती है। रिपब्लिक का मतलब है जहां पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसके बाद लुई 16 को ट्रीजन यानी देशद्रोह के अपराध के लिए कोर्ट द्वारा डेथ पेनल्टी मिलती है। 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को सबके सामने पब्लिकली प्लेव डी ला कॉनकॉर्ड नाम की जगह पर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और कुछ समय बाद क्वीन मैरी एंटोनी को भी इसी तरह एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। 1793 से 1794 के पीरियड को रीन ऑफ टेरर कहा जाता है, यानी रूल ऑफ टेरर। ऐसा इसलिए क्योंकि रॉबस्पियर, जो कि जैकोबिन्स क्लब का लीडर था, उसने सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी बनाई। उसको जो भी अपना दुश्मन लगता था वो उसे अरेस्ट करके जेल में डाल देता था, फिर चाहे वो एक्स नोबल्स, क्लर्जी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज या फिर उसके खुद के पार्टी के मेंबर्स जो उससे एग्री नहीं करते थे वही क्यों ना हो।
इन लोगों को जेल में डाल दिया जाता था और रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल, जो कि एक तरह की कोर्ट होती थी, वो इन पर केस चलाती थी। अगर कोर्ट उन्हें दोषी मानती थी तो उन्हें गिलिशंट कर दिया जाता था। गिलाटिन एक डिवाइस होता था जिससे लोगों का सर काटा जाता था और इस डिवाइस को डॉक्टर गिलिशन ने बनाया था। रॉबस्पियर ने कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाई थी, जैसे कि उसने वेजेस और प्राइसेस पर एक मैक्सिमम सीलिंग सेट कर दी। उसने एक्सपेंसिव व्हीट फ्लावर पर रोक लगा दी। अब सारे सिटीजन्स को होल व्हीट ब्रेड खानी पड़ती थी, जिसे पेन डिगालिटी कहा जाता था। उसने पेजेंट्स को उनके ग्रेन्स को सिटीज में ट्रांसपोर्ट करने को कहा और इन ग्रेन्स को गवर्नमेंट को एक फिक्स प्राइस पर बेचने के लिए मजबूर कर दिया। उसने मॉन्सियर यानी सर और मदाम यानी मैडम जैसे वर्ड्स को हटा के मेल्स के लिए सिटोयन और फीमेल्स के लिए सिटोयनी वर्ड्स इंट्रोड्यूस किया। इन वर्ड्स का मतलब होता है सिटीजन्स। उसने चर्चेस को बंद करके उनकी बिल्डिंग्स को बैरक्स और ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया। फाइनली रॉबस्पियर को जुलाई 1794 में कोर्ट द्वारा कन्विक्ट किया गया और गिलिटिन भेज दिया गया। जैकोबिन गवर्नमेंट के गिरते ही पावर वेल्दियर मिडिल क्लास के हाथों में आ गई। अब फिर से एक बार नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें नॉन प्रॉपर्टीड यानी जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी जैसे घर या जमीन जैसी प्रॉपर्टी नहीं है, उन लोगों से वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया। नए कॉन्स्टिट्यूशन में 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया और ये कहा गया कि ये 2 इलेक्टेड काउंसिल्स एक डायरेक्टरी को अपॉइंट करेंगे। डायरेक्टरी गवर्नमेंट का एक 5 मेंबर्स का एग्जीक्यूटिव ऑर्गन था, लेकिन इन डायरेक्टर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में भी झगड़े होने लगे और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से नेपोलियन का राइज हुआ। देखो, एक बात तो साफ है, जिस भी व्यक्ति या ग्रुप पर अत्याचार किए जाएंगे, उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा या अनफेयरली ट्रीट किया जाएगा, वो व्यक्ति या ग्रुप रिवोल्ट करेगा और अपने ऊपर हुए अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएगा। ऐसा ही कुछ था फ्रांस की विमेन के साथ। फ्रांस की विमेन को अनफेयरली ट्रीट किया जाता था। फ्रांस की थर्ड स्टेट की विमेन को छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करना पड़ता था। उनके पास ना तो कोई एजुकेशन थी, ना कोई जॉब ट्रेनिंग। काम के साथ साथ इन औरतों को अपने परिवार की देखरेख भी करनी पड़ती थी, जैसे उनका खाना बनाना, पानी लेकर आना, बच्चों को देखना वगैरह वगैरह। सिर्फ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स की जो डॉटर्स थी, उन्हें ही कॉन्वेंट में पढ़ने का अधिकार था और पढ़ाई के बाद उनकी शादियां करवा दी जाती थी। इन कामकाजी महिलाओं की वेजेस भी आदमियों से कम होती थी। इन सब के चलते इन महिलाओं ने अपनी आवाज सुनाने के लिए अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब और न्यूज़पेपर स्टार्ट किए। करीबन 60 विमेंस क्लब डिफरेंट फ्रेंच सिटीज में खोले गए। इनमें से 2 फेमस क्लब के नाम थे द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन। उनकी डिमांड थी कि महिलाओं को भी वही पॉलिटिकल राइट्स मिले जो कि पुरुषों को मिले। महिलाएं इस बात से निराश थीं कि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको एक पैसिव सिटीजन का दर्जा दिया था। महिलाएं चाहती थी कि उनके पास राइट टू वोट हो, वो भी असेंबली में इलेक्ट होकर जाए और कोई पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करे। 1792 की रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने महिलाओं की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कुछ लॉ पास किए थे, जैसे कि स्कूल्स बनाए गए थे और सारी गर्ल्स के लिए स्कूलिंग को कंपलसरी किया गया था। उनके फादर्स उनकी मर्जी के बिना उन्हें शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे। शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा दिया गया था, जिसे सिविल लॉ के अंदर रजिस्टर कराया जाता था। डिवोर्स को भी लीगल बनाया गया था और मेन और वीमेन दोनों ही डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते थे। महिलाओं को आर्टिस्ट बनने की और छोटे बिजनेस चलाने की आज़ादी भी थी। लेकिन अगर इक्वल पॉलिटिकल राइट की बात करें तो महिलाओं को अभी भी वो राइट नहीं मिले थे। रीन ऑफ टेरर के दौरान नई सरकार ने विमेंस क्लब्स को बंद कर दिया था और उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर भी बैन लगा दिया था। बहुत सारी विमेन को अरेस्ट किया गया था और उनमें से काफी महिलाओं को एग्जीक्यूट भी किया गया था। बहुत से देशों में महिलाओं को वोटिंग राइट्स और इक्वल वेजेस के लिए अगले 200 साल तक लड़ना पड़ा। फाइनली 1946 में महिलाओं को फ्रांस में वोटिंग का अधिकार मिला। कैरिबियन रीजन में फ्रांस की कुछ कॉलोनीज थी। इनमें से मार्टिनिक, ग्वाडालोप और सैन डोमिंगो में टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफी जैसी कमोडिटीज को फ्रांस द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था और फिर इन जगहों से फ्रांस भेजा जाता था। अब इन सब कमोडिटीज को ग्रो करने के लिए लेबर यानी मजदूर चाहिए थे। अब यूरोपियन अपने देश को छोड़कर इतनी दूर जाकर काम नहीं करना चाहते थे। इस वजह से 17वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ स्लेव ट्रेड। इस लेबर शॉर्टेज को पूरा करने के लिए यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकाज के बीच ट्रायंगुलर स्लेव स्टार्ट हुआ।
इस स्लेव ट्रेड में फ्रेंच मर्चेंट्स फ्रांस से अफ्रीका जाते थे और अफ्रीका से स्लेव्स बाय करते थे। इन स्लेव्स को कॉमोडिटीज की तरह बेचा जाता था और बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता था। इन स्लेव्स को खरीदने के बाद फ्रेंच मर्चेंट्स उन्हें शिप में भरकर 3 महीने लंबी जर्नी के बाद कैरेबियन पहुंचाते थे, जहां पर इन स्लेव्स को फिर से प्लांटेशन ओनर को बेच दिया जाता था और प्लांटेशन ओनर इन्हें कॉमोडिटीज ग्रो करने के लिए यूज करते थे और फिर उन कॉमोडिटीज को फ्रांस भेजा जाता था। इस स्लेव ट्रेड की वजह से ही यूरोपियन मार्केट्स में शुगर, कॉफी और इंडिगो की बढ़ती डिमांड को पूरा किया जा रहा था। 18वीं सेंचुरी तक किसी ने भी स्लेव ट्रेड को क्रिटिसाइज नहीं किया। हाँ, नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को कॉलोनीज में काम कर रहे स्लेव्स तक एक्सटेंड करने के लिए लंबे लंबे डिबेट जरूर हुए, लेकिन कोई लॉ पास नहीं किया गया, इस डर से कि जिन बिजनेसमैन की इनकम इस स्लेव ट्रेड पर डिपेंडेंट है वो ऐसे किसी भी लॉ को स्ट्रांगली अपोज करेंगे। फाइनली 1794 में एक लॉ बनाया गया टू फ्री ऑल द स्लेव्स फ्रॉम फ्रेंच पोजीशन ओवरसीज, लेकिन ये लॉ भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। 10 साल बाद नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस कर दिया। प्लांटेशन ओनर ये मानते थे कि देयर फ्रीडम इंक्लूड्स द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन नीग्रोस टू अचीव देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी को फाइनली 1848 में एबॉलिश कर दिया गया। लुई 16 की पावर पर लिमिट लगने के बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ फोर्स में आया था वो था एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। पहले क्या होता था कि कोई भी रिटर्न मटेरियल, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, बुक्स हो या फिर कोई प्ले हो, उसे पब्लिश या परफॉर्म तभी किया जा सकता था जब वो राजा द्वारा अप्रूव किया जाता था। लेकिन लुई 16 की पावर्स लिमिट होने के बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक नेचुरल राइट था जो कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में दिया गया था। सिटीजनशिप के हटते ही फ्रांस के शहर बुक्स, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स, पिक्चर्स से भर गए। प्लेस, सॉन्ग्स और फेस्टिविटीज प्रोसेशन होने लगे जिसे देखने के लिए हजारों लोग आते थे। सेंसरशिप का हटना लिबर्टी और जस्टिस का एक एग्जाम्पल था जिसे कि कई पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने अपनी किताबों में लिखा था। डायरेक्टरी की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से राइज हुआ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट का। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का राजा बना। नेपोलियन ने आसपास की यूरोपियन कंट्रीज पर अटैक किया और उन्हें जीत लिया और वहां अपने किंगडम्स बनाने शुरू कर दिए। उसने अपने फैमिली मेंबर्स को जीते हुए देशों का राजपाट संभालने को दे दिया। नेपोलियन अपने आप को मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप के रोल में देखता था। उसने कुछ लॉज इंट्रोड्यूस किए जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिबल सिस्टम। शुरुआत में सबको ऐसा लगता था कि नेपोलियन एक ऐसा राजा है जो कि लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड कराएगा, लेकिन समय के साथ नेपोलियन की आर्मी को एक इन्वेडिंग फोर्स के रूप में देखा जाने लगा, यानी एक ऐसा राजा जो दूसरे देश के राजाओं को हराकर खुद उन देशों पर कब्जा करना चाहता था और अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। लेकिन आखिरकार नेपोलियन को वाटरलू बैटल में हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद वो एग्जाइल में चला गया। लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ ऐसे आइडियाज हैं जिस ना सिर्फ फ्रांस में बल्कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज और दुनिया की और कॉलोनीज को भी प्रेरित किया। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय ऐसे 2 नाम हैं जो कि रेवोल्यूशनरी फ्रांस के इन आइडियाज से इत्तेफाक रखते थे।